देखो पहले मैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्कोप क्या क्या है ये बता देता हूँ। देखो एक सबसे पहला जो इसमें टॉपिक होगा वो हम लोग एनवायरनमेंट ही पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। फिर दूसरा, जैसे एनवायरनमेंट में केवल फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं होता शामिल। फिजिकल एनवायरनमेंट माने भूमि यानी लैंड सॉइल, या फिर एयर, है ना। केवल ये शामिल नहीं होता, पेड़ पौधे केवल ये चीज शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी शामिल होता है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं। एनवायर माने हमारे चारों तरफ का माहौल, ठीक है। और मेंट को आप समझ सकते हो कि एक तरीके का प्रबंधन हुआ उसका, यानी उसको समझना हुआ। एनवायरमेंट का मतलब हुआ जैसे हिंदी में पर्यावरण। तो परि माने हमारे चारों ओर का आवरण। चारों ओर के आवरण में सामाजिक आवरण भी आ जाएगा, आर्थिक भी आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक सोशल और इकोनॉमिक एनिमल भी है, या वो एक सोशल और कल्चरल एनिमल भी है। तो इसका ये भी हिस्सा है। अच्छा, हम लोगों की चूंकि हम सोशल और कल्चरल इंस्टिंक्ट जो है हम लोगों की, वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करती हैं। तो फिर फिजिकल एनवायरनमेंट सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ होता है, हल्का सा इसको भी देखेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हम लोगों के जो त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट के आधार पे उनको एनवायरनमेंट की कॉन्सेप्ट के आधार पर उनको रखा गया है। जैसे अभी गोवर्धन था, है ना, आपने इसमें देखा होगा, या अभी अ, एकादशी वगैरह आएगी तो उनमें हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं या जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। इस्लाम में भी वैसा ही है कि जीव जंतुओं को प्रीफरेंस दी जाती है एक लेवल तक, ठीक है। बाकी धर्म ग्रंथों में भी वैसा ही। तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए हम लोगों की जो सोशल और कल्चरल इंस्टिंक्ट है वो भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। भारत में कई सारे ऐसे समुदाय और संप्रदाय हैं जो एनवायरनमेंट के नाम से ही जाने जाते हैं। जैसे बिश्नोई समुदाय, वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली कम्युनिटी कही जाती है। और शायद पहाड़ी राज्यों में भी। तो हम लोग एनवायरनमेंट में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, जब ह्यूमन की उत्पत्ति हुई तो उसने फिर एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंट को कई तरीके से प्रभावित किया। तो फिर एक इसी में टॉपिक होगा हम लोगों का ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, है ना। मानव का और एनवायरनमेंट का क्या संबंध है आपस में। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या इसमें देखेंगे हम। देखो पहले जब ह्यूमन इवॉल्व हुआ उस समय वो हंटिंग वगैरह के ऊपर निर्भर करता था, शिकार करता था, खाने पीने की चीजें एनवायरनमेंट से ही लेता था। तो ये हंटिंग और फूड गैदरिंग का उसका पीरियड था। बाद में उसने क्या किया, इसके बाद में उसने कुछ एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। जहां पहले वो एनिमल का शिकार करता था, अब उसको शिकार करने की जरूरत नहीं थी, अब वो डोमेस्टिकेट करके उनको कंज्यूम कर लेता था। इसलिए एक दूसरा पीरियड शुरू होता है एनिमल डोमेस्टिकेशन का और पैस्टोरलिज्म का, जब हमने जीव जंतुओं को पालना शुरू कर दिया, है ना। दैट वाज एन इंटरवेंशन इन नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। तो ये दूसरा है। तीसरे लेवल पर हम लोगों ने फिर कृषि करना भी शुरू। दूसरा नहीं, क्या है? दूसरा दूसरा टॉपिक? है डोमेस्टिकेशन। इसको मैं लिखवाऊंगा आपको, जस्ट केवल एग्जांपल दे रहा हूं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। पहले तो एनिमल्स की हम लोग हंटिंग करते थे, फिर हम लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया था। अब हमें हंटिंग की जरूरत थी नहीं। फिर हम लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। जब खेती की शुरुआत हुई तो फिर मांसाहार पर थोड़ा अंकुश लगा।
है ना। तो तीसरा पीरियड आता है फिर प्लांट डोमेस्टिकेशन का और एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में हम लोग प्लांट का ही तो डोमेस्टिकेशन करते हैं, अपने हिसाब से प्लांट उगा लेते हैं, उनको खा लेते हैं, दैट्स इट। और फिर इसके बाद में जो शुरुआत हुई, इसलिए एग्रीकल्चरल सोसाइटीज बनी रही एक लंबे समय तक। और मैं अगर उसे मानूं, मेरे हिसाब से तो वो एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो थी वो थोड़ी बहुत उसमें ग्रोथ होती रही। अदरवाइज तो एग्रीकल्चर सोसाइटीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक बनी रही, जब तक पहली औद्योगिक क्रांति 1800 के आसपास में या 19वीं शती के बिल्कुल शुरुआत में इंग्लैंड वगैरह में नहीं हुई। इस समय से मानव ने फिर पर्यावरण में हस्तक्षेप करना शुरू किया टेक्नोलॉजी के लेवल पर। इसीलिए हम जो हैं इस समय, हम आधुनिक मानव जिसे हम लोग कहते हैं, मॉडर्न ह्यूमन जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग मॉडर्न ह्यूमन में आते हैं, ठीक है ना। आधुनिक मानव में हम लोगों की गिनती होती है। इसलिए क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत हम लोगों ने की। जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई उसके बाद के मानव को हम लोग आधुनिक मानव, मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं। और इसने क्या किया, एनवायरमेंट में तेजी से हस्तक्षेप करना शुरू किया। आज हम एनवायरमेंट को अपने हिसाब से ढाल भी सकते हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से बन जाए। जैसे बारिश करा सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से, सीडलिंग करके बादलों की, क्लाउड्स की, है ना। तो मौसम के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अब ह्यूमन एक इस तरीके का में कन्वर्ट हो गया जो कि एनवायरनमेंट को न केवल प्रिडिक्ट कर सकता है बल्कि उसको कंट्रोल भी कर सकता है। इसको ही आधुनिक मानव या प्रौद्योगिकी मानव कहा गया, टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग कहा गया है। तो ये अब तक का सहसंबंध है, मानव और पर्यावरण का सहसंबंध अब तक का ये है जो मैंने आपको बताया। इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ चीजें पढ़ लेंगे। तो एक तो हम लोग एनवायरमेंट पढ़ेंगे ठीक से, फिर इसमें जो दूसरा टॉपिक होगा वो इकोलॉजी होगा, है ना। देखो, इकोलॉजी का मतलब है कि मानव जिस पर्यावरण में रहता है और उसके साथ वो इंटरेक्शन करता है ना, अंतःक्रिया करता है। जैसे मान लो हम जिस जगह भी रहते हैं उस जगह को कई लेवल पे प्रभावित करते हैं। खेती करते हैं तो प्रभावित करते हैं, उद्योग लगाते हैं कोई तो प्रभावित करते हैं। तो ह्यूमन का अपने एनवायरनमेंट से कई तरीके के लेवल पर इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन को ही हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत इसका स्टडी करते हैं। वैसे इसे इकोसिस्टम कहते हैं, इस इंटरेक्शन को। जिस पर्यावरण को, या कह सकते हैं लोकल लेवल पर, जिस इकोसिस्टम को हम लोग बनाने का काम करते हैं, इसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो एक जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो इकोलॉजी होगा इसमें। एक फिर इसमें चैप्टर होगा बायोस्फीयर, जीव मंडल उसे कहते हैं। देखो, बायोस्फीयर की उत्पत्ति हुई शब्द से, बायोम से, BIOM। ये क्या होता है बायोम? देखो, एनवायरमेंट में दो तरीके के, अगर मोटे तौर पर हम एनवायरमेंट को डिवाइड करें तो दो भागों में कर सकते हैं। एक फिजिकल एनवायरमेंट और एक बायोटिक एनवायरमेंट। फिजिकल का मतलब है भौतिक एनवायरमेंट। जैसे एग्जांपल, फिजिकल एनवायरमेंट में हम लोग स्थल मंडल को देख सकते हैं, है ना, लिथोस्फियर को, यानी जिसमें अर्थ हम लोगों की शामिल होगी, लैंड इसमें शामिल होगी, सॉइल इसमें शामिल होगी। तो पूरी जो लैंड मास है दैट इज लिथोस्फियर, है ना। ये फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा हुआ। फिर दूसरा, एटमॉस्फियर को हम लोग देख सकते हैं, एटमॉस्फियर एनवायरनमेंट। ये भी फिजिकल एनवायरनमेंट है। इसमें सारी गैसेस और इनका संतुलन, बैलेंस आ जाता है। ऑक्सीजन इतनी है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है, नाइट्रोजन इतनी है, ये सब। और एक तीसरा जो है वो जलमंडल होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा, यानी समुद्र और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर, जो भी वाटर है वो इसका हिस्सा होगा। तो फिजिकल एनवायरनमेंट को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फियर।
अब जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन ने इनके साथ इंटरेक्शन करना शुरू किया इस एनवायरनमेंट के साथ में। जैसे मानव की जब उत्पत्ति हुई तो मानव ने लैंड के साथ भी इंटरेक्शन किया, एटमॉस्फेयर के साथ भी इंटरेक्शन किया और हाइड्रोस्फीयर के साथ भी इंटरेक्शन किया। इसलिए बायोटिक एनवायरनमेंट माने जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाए, या जैविक पर्यावरण को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको ऐसे समझो, एक होते हैं जीव जंतु और एक होते हैं पेड़ पौधे। दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायोटिक एनवायरनमेंट में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट में समझते हैं। अब जब ये बायोटिक एनवायरनमेंट और नॉन बायोटिक एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट आपस में मिलते हैं, इसको ही हम लोग बायोम कहते हैं। मोटे तौर पर इसको ऐसे समझो कि जहां जीव जंतु या वनस्पति जैविक पर्यावरण के साथ मिलकर रहते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग बायोम कहते हैं। ठीक है, तो फिर अब इस बायोम में एक तरीके की विभिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे, अलग अलग तरीके के जीव जंतु मिलेंगे हर जगह पर, और ये स्पैशीज जो डिफरेंट होती चली जाती हैं, ये होती हैं वहां के फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से। मान लो कहीं ठंड ज्यादा है तो वहां अलग तरीके के जीव जंतु मिलेंगे, पानी है तो वहां अलग तरीके के जीव जंतु मिलेंगे, गर्मी है तो वहां अलग तरीके के जीव जंतु पेड़ पौधे मिलेंगे। इसलिए अलग अलग बायोम में अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विभिन्नता पाई जाती है। तो फिर एक पढ़ेंगे हम लोग, पहले बायोम पढ़ेंगे, अलग अलग बायोम को देखेंगे, वर्ल्ड के बायोम्स भी इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, इंडिया के भी देख लेंगे। हालांकि इंडिया का वर्ल्ड का लगभग उसी में आ जाएगा। और फिर बायोडाइवर्सिटी देखेंगे कि किस जगह पर कौन कौन से तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलेंगे, तो क्यों मिलेंगे। अगर शेर मिलेगा, लॉयन मिलेगा मान लो, तो वो फिर भारत में गुजरात में ही क्यों मिलेगा। चीते को सरवाइव अगर भारत में करना है, फिर से अगर उसको रिहैबिलिटेट करना है, तो फिर उसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश ही क्यों चुना जाएगा। टाइगर अगर मिलेंगे तो गुजरात में क्यों नहीं मिलेंगे, टाइगर अगर मिलेंगे तो मध्य प्रदेश और बाकी के जो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं उनमें क्यों ज्यादा मिलेंगे, उनमें क्यों मिलेंगे टाइगर्स। तो इसके पीछे भी कारण है, कॉजेज हैं। इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक हम लोगों का होगा ये। तीसरा टॉपिक हम लोगों का होगा पॉल्यूशन का। जब ह्यूमन ने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन किया तो उसने फिर एनवायरनमेंट को प्रभावित भी किया, और विशेष तौर पर एटमॉस्फियरिक हाइड्रोस्फियरिक दोनों एनवायरनमेंट को। इसलिए इनके संगठन में, कंपोजिशन में अंतर आया। देखो पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण का, कि जब किसी मानवीय हस्तक्षेप की वजह से, किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, या तो गैसों के संगठन में या जल के संगठन में अगर किसी तरीके का बदलाव उत्पन्न हो जाए, तब इसको हम लोग वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण कहेंगे। तो ह्यूमन ने जब इंटरवेंशन किया, हस्तक्षेप किया एटमॉस्फेयर में, और जो गैसेस का संगठन है वो नेचुरली चेंज होना शुरू हो गया, तब इसको हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। जल का चेंज होना शुरू हो गया, तब इसको हम लोग हाइड्रोस्फेरिक पॉल्यूशन या हाइड्रो पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो एक हम लोग पढ़ेंगे फिर प्रदूषण को, अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन, कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन सी फिर उसमें गैसेज हैं जो पॉल्यूटेड होती हैं, है ना, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। एक फिर इसमें आ जाएगा, हम लोगों ने, देशों ने किया क्या है, लॉज कौन से बनाए हैं, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज कौन से हैं, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज कौन कौन से हैं।
तो इसमें सारे एनवायरमेंटल लॉ का पार्ट होगा ये सारा। ठीक है, ये तीन चार हम लोगों के टॉपिक्स होंगे इसमें, है ना। इसमें लेटेस्ट कन्वेंशन वगैरह भी शामिल करेंगे लास्ट वाले में। तो ये लास्ट वाला जो होगा ये पूरी तरीके से कनेक्टेड होगा करंट अफेयर्स से। नई जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन टेक्नोलॉजीज भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अ, इस टॉपिक में एनवायरनमेंट में क्या क्या होगा ये आपको क्लियर है, समझ में आ गया। सर ये इसमें एनवायरनमेंट है, जैसे आपने बताया था कि टॉपिक एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डोमेस्टिकेशन, तो ये ये जो हाँ, टॉपिक्स हैं ये इकोलॉजी, चैप्टर्स हैं, बायोस्फीयर, ये सब चैप्टर्स हैं। लिथोस्फेरिक किसमें है? एनवायरनमेंट में। ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है, हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसे, है ना। मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दिया कि हम लोगों को इसमें ये करना है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को। चलिए शुरू करते हैं अब। आप सबसे पहला हेडिंग ही डालना, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसकी परिभाषा वगैरह देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया यही इसके सब हिस्से होंगे। देखो, अगर नॉर्मली हम लोग एनवायरनमेंट को देखें तो ये एक कोई, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। ये एक अनडिवाइडेड कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरे और मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को हम विभाजित करके नहीं देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखो, आप अपने घर के एनवायरनमेंट को देखो, आप उसका एक हिस्सा हो, तो दैट इज अनडिवाइडेड कंपोजिशन। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, माहौल है, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। मोटे तौर पर इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसे हम लोग नॉन बियोटिक भी कहते हैं, अजैविक भी कहते हैं। और एक बियोटिक एनवायरनमेंट से हम लोग हिंदी में जैविक पर्यावरण कहते हैं। जैविक पर्यावरण में दो चीजें शामिल होती हैं। एक, पेड़ पौधे जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, और दूसरे जीव जंतु जो हम लोगों के आसपास हैं, जो हम भी हैं, हम भी जीव ही हैं, जंतु ही हैं, एनिमल हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अभी। कुछ लोग एनिमल से भी नीचे चले जाते हैं, एनिमल तो फिर भी थोड़े सेंसिबल होते हैं, कुछ लोगों का तो एनिमल से भी मामला नीचे ही होता है। खैर, हम भी वैसे ही एनिमल हैं। तो वी आर पार्ट ऑफ बियोटिक एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में फिर वो तीनों चीजें शामिल हो जाएंगी। लिथोस्फीयर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा, स्थलमंडल आ जाएगा, जलमंडल आ जाएगा, और वायुमंडल आ जाएगा। इस सबको मिला के हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इस पूरी समष्टि को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। देखो, बियोटिक या फिजिकल, सॉरी, नॉन बियोटिक या फिजिकल एनवायरनमेंट में तीनों आ गए। मान लो कोई इंसान है ना, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हो सकता है। वो स्थलमंडल यानी लिथोस्फियर यानी जमीन का उपयोग करेगा, जलमंडल यानी पानी का उपयोग करेगा अपने जीवन के लिए, और वायुमंडल इसका भी उपयोग करेगा अपने जीवन के लिए। तो फिर, और जो जीवन है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बियोटिक एनवायरनमेंट का पार्ट हुआ। और एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, ये फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हुआ। तो एनवायरनमेंट में इनका इंटरेक्शन भी शामिल होगा, आपस में इनका एक अंतः क्रिया भी, वो भी शामिल होगी। केवल हमारे चारों ओर के वातावरण को ही हम लोग पर्यावरण के रूप में नहीं मानेंगे, बल्कि हमारी अपने उस चारों ओर के वातावरण के साथ जो अंतः क्रिया है, इंटरेक्शन है, वो भी इसमें शामिल होगा। क्लियर है, ये परिभाषा है इसकी। देखो, जब हम इन दोनों को जोड़ दें, यहां पर एक बल्कि नोट डाल के लिखिए आप,
है ना, नोट डाल के लिखिए। मान लो हम इन दोनों को जोड़ दें, बियोटिक को भी जोड़ दें और नॉन बियोटिक को भी जोड़ दें, तो इन दोनों को जोड़ने से जिस एनवायरमेंट की उत्पत्ति होगी उसे हम लोग बायोम कहेंगे, या हिंदी में जीवोम कहते हैं। ये मतलब क्या हुआ इसका? देखो, जीवोम का मतलब या बायोम का मतलब ये हुआ जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिस क्षेत्र में, है ना। अब जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी करते होंगे और इसी हिसाब से फिर वो रहते होंगे। तो फिर उस पर्यावरण को जिसमें जीव जंतु रहते हैं उसे हम लोग बायोम कहते हैं या जीवोम कहते हैं हिंदी में। क्लियर हुआ बायोम। बायोम किसे कहते हैं? बायोम क्लियर हुआ किसे कहते हैं? बायोम का मतलब है जिस पर्यावरण में जीव जंतु निवास करते हैं, रहते हैं, उसको हम लोग बायोम कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो, बैक्टीरिया एयर में भी मिलते हैं। लगभग ये माना जाता है कि 5 से 6 किलोमीटर तक ऊपर बैक्टीरिया मिलते हैं। बैक्टीरिया अर्थ के अंदर भी मिलते हैं और बैक्टीरिया समुद्र में भी मिलते हैं। तो बैक्टीरिया माने अ टाइप ऑफ लाइफ। इसलिए लाइफ जो हुई वो फिजिकल एनवायरनमेंट के एक बड़े पार्ट में हम लोगों को मिलती है। जैसे पृथ्वी से ऊपर 5-6 किलोमीटर ऊपर और पृथ्वी से नीचे 2-3 किलोमीटर नीचे, या फिर समुद्र में भी। इस सबको मिला के हम बायोम कहेंगे क्योंकि इसमें जीवन मिलता है। क्लियर है? आ गया समझ में बायोम किसे कहते हैं? ये इंटरेक्शन भी हुआ, यानी बैक्टीरिया इंटरेक्शन करते ही होंगे, ऑब्वियसली जीवन इंटरेक्शन करता ही होगा, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ करता ही है। तो फिर इसको भी हम लोग, तो फिर बायोम का मतलब हुआ फिजिकल और बियोटिक एनवायरनमेंट की आपस में इंटरेक्शन। तो आप लिखो अजैविक, नोट करके लिखना। इकोसिस्टम इसमें नहीं, इकोसिस्टम एक अलग अवधारणा है ना। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग अवधारणा है। ये देखो, बायोम में, एक बायोम में कई इकोसिस्टम हो सकते हैं। हो सकते हैं या नहीं बताओ? जैसे किसी झील का इकोसिस्टम, मान लो आपने कोई झील देखी, तालाब देखा है। तालाब अगर कहीं पर है तो वहां आपको अलग तरीके के जीव जंतु मिल जाएंगे, बर्ड्स मिल जाएंगी देखने को, एम्फीबियस, जो एम्फीबियंस हैं एनिमल्स, वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कछुआ मिल जाएगा, मेंढक मिल जाएगा, एम्फीबियंस हैं। अलग तरीके की वनस्पति मिल जाएगी उसके चारों ओर देखने को, है ना। तो इट इज अ पार्ट ऑफ बायोम, बट इसको कहेंगे हम द इकोसिस्टम ऑफ लेक। इसलिए इकोसिस्टम बायोम के अंतर्गत एक अवधारणा है। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। आ गया समझ में? अच्छा, तुमने एक और बड़ी शानदार बात देखी होगी। किसी बड़े पेड़ को देखना, कभी बरगद को देखना। बरगद अपने चारों ओर एक इकोसिस्टम बना लेता है, नहीं? अरे बना लेता है। देखो कैसे, आप देखना, बरगद होगा तो उस पर खूब सारे जीव जंतु और जो बर्ड्स और हैं वो आके उस पर अपना घर बना लेती हैं, है ना। फिर उसके आसपास की जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो जाता है, गैसेस का कंसंट्रेशन वगैरह वो चेंज हो जाता है। ह्यूमंस भी वहां जाके इंटरेक्शन करते हैं, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी होगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी उसके जड़ों में आके अपना घर बना लेते हैं। तो बरगद ने क्या किया, बरगद होगा और उसने अपना एक एनवायरनमेंट अपने चारों ओर का बना लिया। दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। और इन्हीं को हम लोग निक प्रजातियां कहते हैं, अम्ब्रेला स्पेशीज भी कहते हैं इन्हें।
वो स्पेशीज आगे पढ़ेंगे इस बायोडाइवर्सिटी में, बड़ी शानदार चीजें हैं ये, मजा आएगा आपको फिर करंट अफेयर समझने में। वो प्रजातियां जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खुद निर्धारित कर लेती हैं, उसको हम लोग खुद बना लेती हैं, उसको हम लोग निक प्रजातियां कहते हैं, निक स्पेशीज कहते हैं। जैसे, या अम्ब्रेला स्पेशीज भी कह सकते हैं। अच्छा ये बताओ, टाइगर जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खुद बना लेगा? नहीं। हर्बीवोरस की अगर संख्या वहां ज्यादा है तो कंट्रोल कर देगा, नहीं कर देगा? वो भी अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को बना लेता है, इसलिए वो भी अम्ब्रेला स्पेशीज है। और अगर हम लोग, फिर हम लोग क्या करेंगे? अम्ब्रेला स्पेशीज इसलिए इंपॉर्टेंट स्पेशीज हैं, तो टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं। अच्छा, बरगद को भी प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इसलिए सरकार बड़े पेड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में जो बड़े पेड़ हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए सरकार काम करती है। इसीलिए एनजीटी ने ऑर्डर भी दिया था कि जो एक समय से ज्यादा बड़े पेड़ हैं उन्हें काटा ना जाए, बल्कि उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए अगर कहीं पर उनको करना है। तो रिप्लेसमेंट ड्राइव खूब चली, दिल्ली में भी चली और भी। तो खैर, ये इसी का हिस्सा है।